अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मुझे सुन भी पा रहे होंगे। हमने जो है वो कल की जो क्लास थी उसमें मेरे ख्याल से कैपेसिटेंस का चैप्टर जो ख़त्म कर लिया था गालिबन, अगर मुझे सही याद है तो। ठीक है जी। और हमें जो है वो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। अच्छा बताया कि आप लोगों को भी वो प्रैक्टिस की बुक्स वगैरह तो मेरे ख्याल से नहीं मिली हैं, शायद ये मिल गई हैं। कॉलेज से बुक्स तो अभी आपको नहीं मिली है ना, मेरे ख्याल से ये मिल गई है, वर्कशीट वगैरह की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की नहीं बुक्स। नहीं नहीं मिली सर, नहीं मिली। नहीं मिली है आपको? चलो मैं अभी इसको चेक करता हूँ इसका क्या स्टेटस है। और हमने जो है वो कल जो है वो वर्कशीट नंबर 14 कर ली थी मेरे ख्याल से। पैसेंजर का चैप्टर खत्म कर लिया था ना कल हमने। जी पैसेंजर चैप्टर खत्म हो गया था हमारा। ठीक। यानी कि आज फिर हमें नया चैप्टर जो स्टार्ट करना है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब एक मिनट दीजिए मुझे ज़रा। अच्छा देखिए, नया चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं देखिए, नया चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसकी सिचुएशन देखते हैं। ये अभी तक की सूरत हाल कुछ ऐसी है। आज क्या तारीख है? 2 है ना आज। की सूरत हाल ऐसी है कि हमने एक चैप्टर किया जिसका नाम था सर्कुलर मोशन। ठीक है। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था ग्रेविटेशनल फील्ड्स। ठीक है, ये खत्म हो गया। तीसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये भी खत्म हो गया। चौथा चैप्टर जो हमने पढ़ा हमने कैपेसिटेंस। ठीक है, 4 चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए। देखिए, करना क्या है आप लोगों को। अब करना आपको ये है कि मैं भी ज़रा, आपकी क्लास ख़त्म होती है तो ज़रा कॉलेज फ़ोन करता हूँ और मैं फैज़ान से मालूम करता हूँ कि आप लोगों को बुक्स कब तक मिल जाएंगी। ठीक है। और जैसे आपको बुक्स मिलती हैं तो फिर आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आप में से जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो खैर जानते होंगे कि प्रोग्रेस चार्ट को कैसे फॉलो करते हैं। लेकिन जो आप में से नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने एस मुझसे नहीं पढ़ा है, उनकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये जो प्रोग्रेस चार्ट है ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा और आपको इसके अकॉर्डिंगली चलना है। ये प्रोग्रेस चार्ट जो है बेसिकली हमें बताता है कि हमारी क्या प्रोग्रेस है अभी तक की। तो इस चार्ट के हिसाब से हमने ये जो टॉपिक 3.1 और 3.2 ये कर लिया है। इसका 3.1 ए, 3.1 बी, 3.1 सी, 3.2 ए, 3.2 बी, 3.2 सी हमने कर लिया। वर्कशीट नंबर 1 मैंने आपको करवा दी है। फिर हमने अगले चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड में सब टॉपिक 4.1 और 4.2 दोनों कर लिए हैं। सारे इसके जो ये पॉइंट्स है कवर कर लिए हैं और वर्कशीट नंबर 2, 3 और 4 भी कर लिए। फिर हमने जो है चैप्टर नंबर 5 अभी नहीं किया हमने। चैप्टर नंबर 6 जो है उसके हमने 6.1 और 6.2 दोनों कर लिए हैं। वर्कशीट नंबर 8, 9, 10 तीनों कर लिए हैं। फिर हमने चैप्टर नंबर 7 जो कैपेसिटेंस का चैप्टर है, इसका जो है 7.1 और 7.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है और वर्कशीट नंबर 11, 12, 13, 14 चारों कर लिए हैं। ठीक है। अब आप पे वाजिब क्या हो चुका है? आप पर वाजिब हो चुका है कि आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8, ये
प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको कर लेनी है सिवाय प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 के, 5 और 6 के अलावा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 और 6 आप कब करेंगे? जब मैं आपको चैप्टर 5 करवा दूंगा, जो भी शुरू करवा। और आपको जो बुक्स मिलती हैं वो 2 तरह की बुक्स होती हैं, एक आपकी वर्क बुक होती है और एक आपकी असाइनमेंट बुक होती है। जो आपकी वर्क बुक होती है उसमें ये सारी वर्कशीट्स और सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं। वर्कशीट्स तो मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, उसकी पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो वर्कशीट ब्लैंक जो हैं अनसॉल्व भी मौजूद होंगी बुक के अंदर, तो आप उसको एक दफ़ा फिर सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और उसके अलावा वर्कशीट के अलावा उस वर्कबुक के अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिनके आंसर्स भी गिवन होते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी सॉल्व करें और उसके आंसर्स देख कर चेक कर लें। तो दूसरी बुक आपको मिलती है पतली वाली बुक, वो आपकी असाइनमेंट बुक होती है। उस असाइनमेंट बुक में आपको जो असाइनमेंट नंबर मैंने बताया ये आप सॉल्व करके मुझे सबमिट कराएं, मैं इसको आपको हफ्ते में 8 दिन में चेक करके देता हूँ। और उसके साथ साथ जो आपकी आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 2 3 वगैरह इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 भी, तो इसको भी हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू जो है स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस चार्ट फिर हम चलते हैं। बाकी ये कि मैं अभी क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला कोऑर्डिनेट करता हूँ कॉलेज वालों से, कोशिश करता हूँ कि आपको कल परसों तक जो है वो बुक मिले ताकि फिर आप ये काम शुरू करें, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारा पढ़ा दिया आपको, तकरीबन 4 चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो अब मेरा ख्याल ये है कि अब जो है वो आपको ये काम शुरू कर देना चाहिए असाइनमेंट्स और टेस्ट वाला। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम ये कर रहे हैं कि भाई अभी हम जो है वो अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑसिलेशन। ठीक है, अभी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? वो है ऑसिलेशंस। ठीक है, अब जो है वो ऑसिलेशंस का जो हिसाब किताब है वो कुछ इस तरह से कि देखें, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक ऑफ मोशन, हरकत। मोशन जो है वो फंडामेंटली 3 तरह की होती है। कोई भी मोशन जो है वो या तो लीनियर होती है, या फिर रोटेशनल होती है, रोटेटरी, या फिर ऑसिलेटरी होती है। यानी दुनिया में फंडामेंटली 3 तरह की हरकतें हो सकती हैं, 3 तरह की मोशन ही हो सकती है। लीनियर हो सकती है, या फिर जो है वो रोटेशनल हो सकती है, या फिर जो है वो ऑसिलेटरी हो सकती है। लीनियर मोशन का मतलब ये है कि आप सीधी लाइन पे चल रहे हैं, यानी कि सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं। रोटेशनल मोशन का मतलब है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं, और ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये है कि आप एक जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 तरह की मोशन होती हैं, स्ट्रेट लाइन पे चलने वाली मोशन, गोल गोल घूमने वाली मोशन, और वाइब्रेट करने वाली मोशन। स्ट्रेट लाइन वाली जो मोशन होती है उसको आप लीनियर मोशन कहते हैं, गोल गोल घूमने वाली मोशन को आप रोटेटरी मोशन कहते हैं, और वाइब्रेट करने वाली मोशन को आप ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने ओ लेवल्स में पढ़ी, फिर आपने एएस में पढ़ी, और वो बेसिकली आपने कैरामेटिक्स के टॉपिक में पढ़ी। रोटेटरी मोशन आपने A2 के पहले चैप्टर में पढ़ी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सर्कुलर मोशन। जबकि ऑसिलेटरी मोशन जो कि आखिरी टाइप ऑफ मोशन है वो आप आज पढ़ने जा रहे हैं, ताकि ये मोशन का चैप्टर आपके लिए हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। वेरी फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज अबाउट ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन हम किसे कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन मतलब होता है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करे, लेकिन ये तो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, ये डेफिनेशन तो ना होगी ना। ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन होती है टू एंड फ्रॉ मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन होती है टू एंड फ्रॉ मोशन अबाउट अ पॉइंट। टू एंड फ्रॉ मोशन अबाउट अ पॉइंट। अभी टू एंड फ्रॉ का जो फ्रेज है उसका आसान उर्दू में मतलब है इधर उधर, इर्द गिर्द। ये एक मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट के इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं,
फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं। तो आप इस पॉइंट के इधर 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 मूव करते रहें। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप ऑसिलेट कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट के इधर उधर, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टू एंड फ्रॉ, अगर आप मूव करें तो टू एंड फ्रॉ मोशन को आप क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब जो ये ऑसिलेटरी मोशन होती है, इसमें जब वर्ड यूज करते हैं ऑसिलेशन, ठीक है, या आप उसको बाद बोले वन ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन या फिर वन ऑसिलेशन का क्या मतलब है? ऑसिलेशन और वन ऑसिलेशन का मतलब है कि फर्ज करें कि ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट के आप इर्द गिर्द मूव करेंगे तो आप ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे ना। अब फर्ज करें इस पॉइंट के राइट पर आप मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं? यहाँ तक जाते हैं। और इस पॉइंट के लेफ्ट पर आप मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं? यहाँ तक जाते हैं। तो जो आपका राइट एक्सट्रीम पॉइंट है उसको आप ए बोल दें, और जो आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है उसको आप बी बोल दें। अब ऑसिलेशन का क्या मतलब है? ऑसिलेशन का मतलब है कि आप ऊपर हैं, उससे आप कहाँ गए? पहले ए पे गए। इमेजिन करेंगे बस, उससे पहले कहाँ गए? आप ए पे गए। फिर ए से वापस कहाँ गए? आप ए से वापस ऊपर आ गए। फिर आप वो से कहाँ गए? फिर आप वो से बी गए। और फिर आप बी से वापस कहाँ गए? बी से वापस आप फिर ऊपर आ गए। तो पहले आप ओ से ए गए, फिर आप ए से वापस ओ आए, फिर आप ओ से बी गए, और बी से फिर आप वापस ओ आ गए। तो ये क्या हो गया? ये एक ऑसिलेशन हो गया। ये क्या हो गया भाई? ये एक ऑसिलेशन हो गया। तो एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है? एक ऑसिलेशन का मतलब है कि वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, एक ऑसिलेशन मतलब क्या हो गया? वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी ऑसिलेटरी मोशन का जो एक पूरा चक्कर है, जो उसकी ऑसिलेटरी मोशन का एक पूरा साइकिल है, वो क्या कहलाएगा? वन ऑसिलेशन कहलाएगा। अच्छा, ये ऑसिलेशन कंप्लीट करने के और भी बहुत सारे जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट करें आप ओ से पहले ए पे ना जाएं, बल्कि आप ओ से पहले कहाँ पर जाएं? आप ओ से बी पर जाएं पहले, और फिर बी से वापस कहाँ पर आ जाएं? ओ पर आ जाएं। फिर ओ से कहाँ जाएं? आप राइट पर ए पे जाएं, और फिर वापस ओ पर आ जाएं। ये भी आपने पूरा एक चक्कर लगा लिया, हर जगह से ऊपर आ गए आप। एक और पॉसिबिलिटी है कि आप डायरेक्ट ए से ही चलें। आप ए से पहले आप कहाँ जाएंगे? ओ पे जाएंगे, ओ से फिर कहाँ जाएंगे? बी पे, बी से वापस ऊपर आएंगे, और उससे फाइनली कहाँ जाएंगे? जहाँ से आप चले थे, यानी कि ए पर। तो ये भी एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक और ऑप्शन है कि आप स्टार्ट ही बी से करें, बी से ओ पे जाएं, उससे फिर वापस ए पर आएँ, ए से फिर वापस ओ पर आएँ, और ओ से वापस फिर आप बी पे चलें। तो आपने बी से चलना शुरू किया था और सब जगह होकर आप बी पर ही वापस आ गए। तो जो सारे पॉसिबल जो पाथ्स हैं, जो सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं, इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है कि आपने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। यू कैन फॉलो एनी ऑफ दिस फोर पाथ्स। आप इन चारों में से कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं, और इन चारों में से कोई भी एक आप पाथ फॉलो करेंगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे? आप एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है? एक ऑसिलेशन का मतलब ये है कि आप जो है वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पूरा कर रहे हैं। यानी कि आप एक जो है कंप्लीट साइकिल कर रहे हैं पूरा, एक ऑसिलेटरी मोशन का कंप्लीट साइकिल पूरे करने को आप एक ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलिए और आगे चलते हैं। इसका अगला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और उसको हम शो करते हैं कैपिटल टी से। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और उसको हम शो करते हैं कैपिटल टी से शो करते हैं। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब बहुत सिंपल है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यानी कि आप एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट करते हैं, ये आपका टाइम पीरियड है, जिसको आप पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। यानी कि एक ऑसिलेशन आपने कंप्लीट किया, 2 सेकंड में कंप्लीट किया, तो आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया? 2 सेकंड। या फिर आपने एक ऑसिलेशन जो है 0.12 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, तो आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया? 0.12 सेकंड। और इसको जो हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं? मेजर्ड इन
सेकेंड्स। ज़ाहिर है उसकी एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकंड होगी इसकी। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को आप कैपिटल टी से शो करेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट करना है, और उसको आप नॉर्मली सेकंड्स में मेजर करते हैं। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्या कहलाता है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसको आमतौर पे आप स्मॉल एफ से शो करते हैं। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और इसको आमतौर पे आप स्मॉल एफ से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ये है कि आप कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यानी कि पर यूनिट टाइम आप कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करते हैं, यानी कि आप एक सेकंड में कितने चक्कर लगाते हैं। फर्स्ट आप एक सेकंड में 4 चक्कर लगाते हैं, 4 ऑसिलेशंस पूरे करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। फर्स्ट आप एक सेकंड में जो आधा चक्कर लगा पाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हो जाएगी। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, यानी कि अगर आप पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का रेसिप्रोकल लें तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, या फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लें तो वो टाइम पीरियड बन जाएगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बन जाएगा। और जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है इसको आप मेजर करते हैं किसमें, इसको आप मेजर करते हैं इसको मेजर करते हैं आप हर्ट्स में। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स, और हर्ट्स की सिंबल होती है कैपिटल एच स्मॉल जेड, कैपिटल एच एंड स्मॉल जेड। एच जेड से आपको शो करते हैं, और ये हर्ट्स कहलाती है इसकी यूनिट। बाय द वे जो हर्ट्स होता है 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि आप एक सेकंड में कितने जो है वो ऑसिलेशंस कंप्लीट करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और इसको हम आमतौर पे स्मॉल एफ से शो करते हैं। किससे शो करते हैं भाई, स्मॉल एफ से शो करते हैं। और आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और तुम शो करते हैं ओमेगा से। ये जो सिंबल बनाई है ओमेगा। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कोई डेफिनेशन तो नहीं होती, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहाँ पर वही चीज़ है जो कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड थी। आपको याद होगा कि जो एंगुलर स्पीड होती थी वो किसके बराबर होती थी, थीटा अपॉन टाइम के बराबर होती थी। मैंने आपको एक फार्मूला भी ड्राइव करके दिया था कि एंगुलर स्पीड बराबर है 2 पाई अपॉन टी के। हमने ये ग्रेविटेशन में भी इसको यूज़ किया था, और इसको हमने सर्कुलर मोशन में भी यूज़ किया था कि एंगुलर स्पीड जो है बराबर होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के। अभी बताएं कि 1 अपॉन टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली जो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कह रहे हैं, एंगुलर स्पीड को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है। तो अगर आप एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ये वही चीज़ है जो कि 2 पाई अपॉन टी के बराबर थी, यानी कि इस चीज़ को आप ग्रेविटेशन के चैप्टर में और सर्कुलर मोशन के चैप्टर में एंगुलर स्पीड कहते थे, उस चीज़ को ऑसिलेशन में आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यूनिट वगैरह फार्मूला वगैरह सब कुछ वही रहेगा जो कि एंगुलर स्पीड का था, यानी कि रेडियन पर सेकेंड या पर सेकेंड। लेकिन ये बात जहन में रखें कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है 2 पाई एफ के, और उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। बस एग्जामिनर पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आप जवाब में क्या लिखेंगे 2 पाई एफ, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो सिंपली 2 पाई एफ के बराबर है, या 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के बराबर है। और ये जो है बेसिकली इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा। ठीक, तो अगली डेफिनेशन पर आ गए। जो अगली डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगली डेफिनेशन जो क्या कहलाती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है भाई कि देखें ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये था कि एक फिक्स पॉइंट होता है ओ, जहाँ पर आप ओरिजिनली होते हो,
जब आप ऑसिलेट करते हो, वाइब्रेट करते हो, तो आप उस पॉइंट के राइट पे भी जाते हो, आप इस पॉइंट के लेफ्ट पे भी जाते हो, और सर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट आप मूव करते रहते हो, जिसको आप टू एंड फ्रो मोशन कहते हो, या फिर वाइब्रेशन कहते हो, या ऑसिलेशन कहते हो। ड्यूरिंग वाइब्रेशन आप मीन पोजीशन से जितना भी दूर होंगे एट एनी पर्टिकुलर टाइम, सो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट आप मीन पोजीशन से जितना दूर होंगे वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। फर्स्ट करें वाइब्रेट करते करते आप यहाँ पहुँच गए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। या फर्स्ट करें वाइब्रेट करते करते आप यहाँ पहुँच गए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि योर डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इसका मतलब ये है। और एट एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, आप मीन पोजीशन से यानी कि सेंटर से जितना दूर होंगे वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम its mean position, distance of vibrating object from its mean position, यानी कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से कितना दूर है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और उस क्वांटिटी के साथ प्लस और माइनस भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मीन पोजीशन से लेकर राइट साइड पर किसी भी तरह आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, और मेन पोजीशन से लेफ्ट की साइड पर आप जितना भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो सारा सारा क्या कंसिडर किया जाएगा? नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेन पोजीशन है ओ और आप यहाँ चले जाते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट करें 2 है तो ये कहलाएगा +2। इतना डिस्टेंस अगर आप लेफ्ट पे चले जाते हो तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? फिर ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा -2। ठीक है, यानी मीन पोजीशन से एक तरफ यानी कि राइट साइड पर जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप +2 कंसिडर करोगे, और मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड पर जितना भी डिस्टेंस होगा उसको आप नेगेटिव कंसिडर करोगे। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिहाजा मीन पोजीशन की राइट साइड पे सारा डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे, और मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे सारा डिस्प्लेसमेंट आप नेगेटिव कंसिडर करोगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप सेंटर से कितना दूर हो, आप सेंटर से कितना राइट पर हो, या आप सेंटर से कितना लेफ्ट पर हो। तो आप सेंटर से जितना राइट पर होगे या जितना लेफ्ट पर होगे वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, वो क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। चलें, डिस्प्लेसमेंट के बाद जो अगली डेफिनेशन है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो अगली डेफिनेशन है वो क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाती है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये था कि आप मेन पोजीशन से कितना दूर जा रहे हैं। तो मेन पोजीशन से अगर आप फर्स्ट करें मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, या लेफ्ट साइड पे आप मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एक तरफ, और ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है दूसरी तरफ। तो जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी तरफ, चाहे राइट की तरफ हो चाहे लेफ्ट की तरफ हो, ये क्या कहलाएगा? ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम राइट पे कितना जाते हो और मैक्सिमम लेफ्ट पे कितना जाते हो, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड के बारे में खास बात ये है कि एम्पलीट्यूड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर होने का मतलब ये है कि इसमें प्लस माइनस हम कंसिडर नहीं करेंगे। इनके राइट साइड पर एम्पलीट्यूड 10 है तो लेफ्ट साइड पे भी एम्पलीट्यूड 10 होगा। हाँ, अगर राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट 8 है तो +8 कहलाएगा, और लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेसमेंट अगर 8 है तो -8 कहलाएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों साइड पे प्लस ही कहलाएगा, क्योंकि राइट लेफ्ट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो वाला एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मैक्सिमम आप कितना राइट पे जा सकते हो और मैक्सिमम आप कितना लेफ्ट पे जा सकते हो, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। और एम्पलीट्यूड जो है स्केलर क्वांटिटी है, यदि आप राइट पे जाओगे तो भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव लिया जाएगा, आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो भी एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। तो जरा एक लम्हे के लिए रुक कर देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया अभी तक। हमने डिस्कस किया
कि जो टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं फंडामेंटली वो 3 तरह की होती हैं। कोई भी चीज़ या तो लीनियर मूव करती है, या रोटेशनल मूव करती है, या ऑसिलेटरी के साथ मूव करती है। लीनियर कोई चीज़ मूव करती है तो उसको हम जो है वो उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट सीधी लाइन पे चल रहा है। रोटेशनल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। और ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। अब ऑसिलेटरी मोशन को आप प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करते हैं? टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के आप इधर उधर अगर मूव करते रहें, वाइब्रेट करते रहें, तो ये ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ऑसिलेशन मतलब ये होता है कि आप जहाँ से चलें, आप पूरा एक साइकिल ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट करके वापस वहीं पर ही आ जाएं। और मैंने कुछ पॉसिबल सिनेरियो आपके सामने लिखे हैं, यानी कि आप इस ऑसिलेशन में सेंटर ओ से चलें, फिर ए पे जाएं, फिर वापस ऊपर आए, फिर बी पे जाएं, फिर वापस ऊपर आए, तो ये एक ऑसिलेशन है। या अगर आप सेंटर से उल्टा की तरफ चलें, बी की तरफ चलें, तो इस ओ से बी पे जाएं, बी से वापस ऊपर आए, फिर ए पे जाएं, फिर वापस ऊपर आए। और इस तरह से आप जो है किसी भी तरीके से अगर एक साइकिल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन कंप्लीट कर लें तो वो एक ऑसिलेशन कहलाता है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब है कि जो ये आपको टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, वो कितना लग रहा है। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा वो टाइम कहलाएगा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या फिर वो कहलाएगा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब ये है कि आप एक सेकंड में या यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करते हो। फर्स्ट करो, अगर आप एक सेकंड में 5 जो है चक्कर लगा लेते हो, 5 दफ़ा वाइब्रेट करते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो जाएगी। या अगर आप एक सेकंड में आधा वाइब्रेट करते हो, आधा आपको जो है वो क्या कहते हैं ऑसिलेशन का मौका मिलता है, तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0.5 हर्ट्ज होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 पाई कर दें, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 2 पाई एफ के। यानी आप अगर अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 2 पाई कर दें, तो 2 पाई एफ जो है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा कहलाता है। सो ओमेगा इज 2 पाई एफ, या उसको आप 2 पाई अपॉन टी भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है, तो जो उसकी सेंटर वाली पोजीशन होती है, उसको आप उसकी ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं या उसकी मीन पोजीशन कहते हैं, वो किसी भी लम्हे अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर है। फर्स्ट करें अगर 2 सेंटीमीटर वो राइट पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर कहलाएगा। फर्स्ट करें अगर वो 5 सेंटीमीटर लेफ्ट पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट -5 कहलाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और राइट साइड के सारे डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और लेफ्ट साइड के सारे डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। फर्स्ट करेंगे अगर कोई चीज़ वाइब्रेट करते करते ओ पर आ गई, यानी कि वो कहीं से गुजर रही है, तो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट जब वो ओ पे गुजर रही होगी तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट आप नापते ही ओ से हैं, ओरिजिनल पोजीशन से। और अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन के दौरान आ ही सेंटर में जाए, आ ही मीन पोजीशन पे जाए, तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? एम्पलीट्यूड का मतलब है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। यानी जब आप किसी चीज़ को राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पे वाइब्रेट कराते हैं, तो आप उसको मैक्सिमम कितना वाइब्रेट करा सकते हैं, यानी मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। तो किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का दोनों साइड पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी पर एम्फेसाइज करने का मतलब ये है कि आप चाहे राइट पे जाएं चाहे लेफ्ट पे जाएं, जो एम्पलीट्यूड है दोनों तरफ पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में अगर एक तरफ +4 है तो दूसरी तरफ -4 होगा। लेकिन एम्पलीट्यूड अगर फर्स्ट करें एक तरफ 10 है तो दूसरी तरफ भी 10 ही होगा, क्योंकि उसका जो है वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं होगा ना उसका। तो लिहाजा जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो फिक्स होगा और स्केलर होगा, यानी कि विदाउट प्लस माइनस होगा, बस सिर्फ प्लस ही होगा। एम्पलीट्यूड को डिफाइन करने के बाद जो अगली डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी चाहिए, वो डेफिनेशन क्या कहलाती है भाई? वो डेफिनेशन जो है वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट ऑफ एसएचएम से भी शो करते हैं। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आप इन शॉर्ट एसएचएम से शो करते हैं। ठीक है भाई, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या होती है इसको हम देखते हैं। देखिए मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ,
डेफिनेशन लिख के शायद कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन एक फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जाम्पल के साथ, तो फिर तो इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी बात। ऑलराइट, ये मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ लिखा है। मैं लिखा टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच नंबर 1 acceleration and displacement are directly proportional, and number 2 but opposite in direction. In other words, acceleration is always directed towards mean position. अब देखिए, ये मैंने अंग्रेजी में लिख तो बहुत कुछ दिया है, इसको अब मैं ज़रा जो है वो सलीस उर्दू में ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा मैं सलीस उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा भाई, हसन शेख को मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप सब लोगों को भी आवाज़ कम आ रही है या सिर्फ हसन शेख को ही कम आ रही है? अगर आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? हाँ हसन शेख साहब, अब देख लो यार, बाकी सब तो कह रहे हैं कि बस क्लियर आ रही है। देखो तुम्हारा आवाज़ साउंड वगैरह बढ़ाओ अपने उसका, डिवाइस का। ऑलराइट, अब देखें, ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मुझे बताएं कि ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अभी सिंपल पेंडुलम को हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा, बिल्कुल इतना सा डिस्प्लेस किया बस, और छोड़ दिया इसको, तो सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। पहले यहाँ तक जाएगा सिंपल पेंडुलम, यूँ जाएगा, फिर यूँ वापस आएगा। जब ये जाकर वापस आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, यही सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसको हमने यहाँ तक मूव किया था, ये भी वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेट करके इधर जाएगा, तो यहाँ से वापस इधर आएगा। तो जितनी देर में ये वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा वो भी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहलाएगा सिंपल पेंडुलम का। अब अगर ये सिंपल पेंडुलम ए है, ये सिंपल पेंडुलम बी है, तो मुझे ये बताएं कि टाइम पीरियड किसका ज़्यादा होगा, ए का या बी का? हाँ भाई,
कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ए का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, कुछ लोगों का ख्याल है कि बी का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि दोनों का टाइम पीरियड बराबर होगा। बेसिकली दोनों सूरतों में जो टाइम पीरियड होगा वो बराबर होगा, सेम होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के। अब जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, इसमें 2 पाई एक नंबर है, जी भी एक नंबर है 9.8। तो समझ लीजिए कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किस पर? लेंथ ऑफ पेंडुलम पर। तो लिहाजा किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। बाकी ये कि आप उसको जितना भी तेज़ मूव कराएं, जितना भी दूर से मूव कराएं, जितना भी करीब से मूव कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी लेंथ अगर सेम रहेगी तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो चूँकि दोनों डायग्राम में मैंने एक ही पेंडुलम बनाया था, इनके दोनों में लेंथ बराबर थी, दोनों एक ही पेंडुलम की दो सिचुएशन टाइमिंग में हमने टाइम पीरियड मालूम करने की कोशिश की है। टाइम पीरियड दोनों का सेम आएगा। ठीक है भाई। अब अगर फर्ज करें कि ये एक सिंपल पेंडुलम है और इसको मैं इतना डिस्प्लेसमेंट दिया, इतना डिस्प्लेसमेंट दिया, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। और किसी दूसरे टाइम में यही सेम सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने इतना डिस्प्लेसमेंट दिया ज़्यादा, ये अभी भी जो है वो वाइब्रेट करेगा। अब ये वाला सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट कर कर वापस आएगा, कितने टाइम में वापस आएगा? टी टाइम में वापस आएगा। और ये वाला सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट करके वापस आएगा तो ये भी किस टाइम में? टी टाइम में ही वापस आएगा। क्योंकि अभी बात हुई है कि अगर पेंडुलम सेम हो और पेंडुलम की लेंथ सेम हो तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। अब अगर दूसरा वाला पेंडुलम सेम टाइम पीरियड में वापस आ रहा है, यानी कि उसका टाइम पीरियड भी उतना ही जितना पहले वाले का है, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले पेंडुलम को तो ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ेगा ना, इसको ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब फर्स्ट करें, दो कार ड्राइवर है, एक कार ये, एक कार ये। मैं से कहता हूँ आधे चक्कर लगा के आ जाओ भाई, और से कहता हूँ आप ये वाला चक्कर लगा कर आओगे, लेकिन दोनों एक साथ जाना और एक साथ ही आना। तो आपके ख्याल में ये वाला जो कार वाला है ये अपने एक्सीलेटर को ज़्यादा प्रेस करेगा ना, क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सीलेट करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा तेज़ से मूव करके वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उसको सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। जैसे ये वाला पेंडुलम जो है ये ज़्यादा एक्सीलेट करेगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा दूर से छोड़ा गया है, तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। और ये वाला जो है निस्बतन स्लो चलेगा क्योंकि इसको सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करना है। तो मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा पेंडुलम उतना ज़्यादा एक्सीलेट करेगा, उतनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं हो सकता। तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसको ज़्यादा एक्सीलेट करना पड़ेगा, यानी कि उसका टाइम पीरियड जो है वो सेम होगा एज़ कम्पेयर टू एक छोटे एम्पलीट्यूड वाले, एक छोटे डिस्प्लेसमेंट वाले पेंडुलम के। इसलिए इस पेंडुलम को ज़्यादा तेज़ी से मूव करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एक्सीलेट करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सीलेशन भी ज़्यादा होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सीलेशन भी ज़्यादा होगा। पहली बात। दूसरी बात आपको बच्चों ने बताई गई थी वो ये है कि जब एक कार मूव कर रही होती है इस तरफ, कार की स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। जब कार किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है तो उसका एक्सीलरेशन भी उसी तरफ होता है जिस तरफ स्पीड होती है। लेकिन अगर फर्ज करें कि एक कार मूव कर रही है इस तरफ, कार की स्पीड जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो फिर जो कार का एक्सीलरेशन होता है वो स्पीड के क्या होता है? ऑपोजिट होता है, जिसको आप नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, या डिसेलेरेशन भी कहते हैं। तो किसी भी चीज़ की जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन जो होता है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वापस आए सिंपल पेंडुलम पे। ये सिंपल पेंडुलम की ओरिजिनल पोजीशन है। अब इसको जब हम राइट पे लेके जाएंगे, यहाँ तक ए तक लेके जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इस तरह, डिस्प्लेसमेंट है एक्स। और जिसको हम लेफ्ट पे लेके जाएंगे यहाँ तक, यानी कि बी तक,
तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसकी डायरेक्शन भी होगी x। अगर इमेजिन करें कि पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, इमेजिन करें पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, ये ए से बी जाता है, फिर बी से वापस ए आता है, फिर ए से बी जाता है, फिर बी से वापस ए आता है। ये बताएं कि ये वाइब्रेट करते वक्त इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? हाँ भाई, मैंने सवाल ही पूछा है कि जब ये पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा होगा तो वाइब्रेट करते वक्त इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पर होगी? यस, जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा तो वाइब्रेट करते वक्त इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा सेंटर में होगी, यानी कि ओ पर। अब अगर ये ओ पर इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी और अगर ये ओ से ए की तरफ जा रहा है, अगर ये ओ से ए की तरफ जा रहा है, जब ये ओ से ए की तरफ जा रहा होगा तो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? जब ये ओ से ए की तरफ जा रहा होगा तो इसकी स्पीड कम हो रही होगी। अब जरा इमेजिन करें कि ये ओ से ए की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन इसके साथ होगा या इसके ऑपोजिट होगा? जब ये ओ से ए की तरफ जा रहा होगा, इसकी स्पीड कम हो रही होगी, तो एक्सीलरेशन इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि ये ओ से ए की तरफ जा रहा है तो एक्सीलरेशन किस तरफ होगा? ए से ओ की तरफ होगा, ऑपोजिट होगा, क्योंकि स्पीड कम होगी। और फिर जब ये ए से ओ वापस आ रहा होगा, जब ये ए से ओ वापस आ रहा होगा तो स्पीड बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी? जब ये ए से ओ की तरफ आ रहा होगा तो स्पीड बढ़ रही होगी, क्योंकि ओ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम थी। ओ से जब ये ए पे गया तो ए पे जाके रुका होगा, फिर इसने इमरान खान की तरह यू टर्न लिया होगा और यू टर्न लेके फिर से इसकी स्पीड बढ़ी होगी। तो ए से ओ की तरफ आते वक्त जब इसकी स्पीड बढ़ रही होगी तो उस वक्त एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? उसी तरफ होगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन उसी तरफ होता है जिस तरफ स्पीड होती है। इसी तरह जब ये ओ से बी की तरफ जाएगा, जरा गौर से देखिएगा, इसी तरह जब ये ओ से बी की तरफ जाएगा तो ओ से बी की तरफ जाते वक्त इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, लिहाजा इसका एक्सेलरेशन जो है वो बी से ओ की तरफ होगा, यानी कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जब बी पे रुक कर ये यू टर्न लेगा और वापस आएगा बी से ओ, तो बी से ओ आते वक्त इसकी स्पीड दोबारा बढ़ रही होगी, लिहाजा इसका एक्सेलरेशन जो है वो बी से ओ की तरफ ही होगा, यानी कि ए होगा। ठीक है, तो दो बातें मैंने आपको समझाई। पहली बात तो मैंने आपको ये समझाई कि किसी भी पेंडुलम को आप जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन देंगे, उस जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे उसको उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि वो सेम पीरियड ऑफ टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करे। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा एक्स के यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है। अब जरा आप डेफिनेशन को पढ़ें। डेफिनेशन क्या आती है? टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच नंबर 1 एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर लिखा हुआ है एंड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में एक्स और ए हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस डायग्राम में आप कहीं भी देख लें, हर पॉइंट पर ए और एक्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जहाँ कहीं डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन हमेशा उसके ऑपोजिट होगा। आगे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। दूसरे अल्फाजों में आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन या तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, या फिर दूसरे अल्फाजों में आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा। तो देखें यहाँ पर आपको साबित हो रहा है डायग्राम से, एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा एक्स के ऑपोजिट है, बट उसके साथ साथ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें, एक्सेलरेशन का एरो हमेशा किस तरफ है? एक्सेलरेशन का एरो हमेशा सेंटर की तरफ। तो लिहाजा वो हरकत, वो मोशन जो कि इन तमाम शर्तों पे पूरा उतरे, वो टाइप ऑफ मोशन क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट हो। और एक दूसरे के ऑपोजिट होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन आपका हमेशा सेंटर की तरफ होगा, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा। तो ये तमाम शर्तें जिस चीज़ में पाई जाएंगी उसकी हरकत को हम क्या बोलेंगे? उसकी हरकत को उसको हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। A2 अगर आप देखेंगे तो देखें
हम डिस्प्लेसमेंट तो पहले डिफाइन कर चुके हैं ना, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ओ से ए की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ओ से ए की तरफ होगा ना। तो जब आप ए से ओ आ रहे होंगे तो आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखें ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो फिक्स देखें, सेंटर में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो या तो आप राइट पे जाएंगे या लेफ्ट पे जाएंगे, यानी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो या तो राइट की तरफ होगी या लेफ्ट की तरफ होगी। तो सेंटर से राइट की तरफ होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यानी कि ओ से ए, और लेफ्ट साइड पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ओ से बी। अब आपका एक्सप्रेशन उसके रेफरेंस पे देखा जाएगा कि आप जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। इन दोनों बातों को हम समराइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बातों को समराइज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब देखें ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बिकॉज ए और एक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन माइनस लगाने का मकसद क्या है कि ए और एक्स हमेशा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होंगे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो ये चीज़ जो क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सप्रेशन है कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये जो है इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, और इन दोनों कंडीशंस को आप समराइज करके मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दोनों कंडीशन को समराइज करके आप लिख सकते हैं कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, अभी हम ऐसा करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, मैं ज़रा पानी शानी पी लूँ, चाय वाय पी लूँ, सुबह 8 बजे से बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ मुसलसल, तो ज़रा एक कप चाय लेकर आ जाऊँ, नींद बहुत आ रही है, और एक गिलास पानी पी लूँ, हालत खुश्क हो गया, तो ज़रा मैं चाय का कप लेकर आता हूँ। 5 मिनट का ब्रेक मैं लूँगा, सिर्फ 5 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा आप लोग बस। 5 मिनट बाद में क्लास कंटिन्यू करता हूँ, क्लास 11:30 बजे तक आप लोगों की, बाय द वे आप लोगों को याद दिला दूँ।
ऑलराइट जी, आई एम बैक। तो चाय तो नहीं मिल सकी मुझे अभी, चाय बनने में टाइम लगेगा, तो मैंने कहा मैं क्लास ही ले लूँ, चाय आती रहेगी। एनीवेज, तो बात ये चल रही थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन कर रहे थे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने इस तरह डिफाइन किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। और दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरी शर्त ये होती है कि दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, यानी कि एक्सीलरेशन जिस तरफ हो डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट हो, या डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो एक्सीलरेशन उसके ऑपोजिट हो। और इसका एक मतलब ये भी बनता है कि एक्सीलरेशन जो हमेशा सेंटर की तरफ हो, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ हो। ठीक है, तो मैंने आपको जो है वो सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल के जरिए समझाया है आपको। एक और एग्जांपल देखें। सिंपल पेंडुलम के अलावा एक और एग्जांपल हो सकती है, ये क्या आ गया, एक्टिवेट विंडोज। चोरी की विंडोज यूज करेंगे तो यही होगा यार। एक और एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि ये कोई टेबल है, उस टेबल के हमने एक जगह पर एक स्प्रिंग को फिक्स कर दिया। देखिए स्प्रिंग फिक्स हुआ हुआ है और इस स्प्रिंग के एंड पर आपने एक मास अटैच किया हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने किया कि इस मास को थोड़ा सा स्ट्रेच किया। ठीक है, इस मास को हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया और थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको छोड़ दिया आपने। कितना स्ट्रेच किया, इतना स्ट्रेच किया आपने इसको, यानी कि आपने इसको कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, इतना डिस्प्लेसमेंट दिया। जब उसको स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मास इधर जाएगा, फिर 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 इधर, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, यानी कि ऑसिलेट करेगा। अब ये मास का जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को जब आपने खींचा था तो ये स्प्रिंग जो है इस मास को वापस अपनी जगह पे लेके आता है और इनर्शिया की वजह से आगे निकल जाता है, फिर वापस लेकर आता है, फिर इनर्शिया की वजह से आगे निकल जाता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन के राइट लेफ्ट मूव करता रहता है। अब जो आपका स्प्रिंग वापस लेकर आ रहा है, तो स्प्रिंग जिस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट को वापस लेकर आता है अपनी जगह पर, उस जगह को टेक्निकल जबान में हम कहते हैं रीस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स। क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स। तो रीस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स जो है बेसिकली वो रेजिस्टिव फोर्स होती है, या वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी जगह वापस लेकर आती है। यानी अगर आप अपने प्लास्टिक के स्क्रू को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, आप उसको छोड़ दें, तो जो फोर्स उसको वापस लेकर आ रही है उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स। इस सूरत में जो रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स है वो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स है, और स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स होती है वो बराबर होती है माइनस के एक्स के। अब ये के एक्स क्या होता है, आपको एस की याद आ गई होगी, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, जिसमें के का मतलब क्या होता था, इसमें के का मतलब होता था स्प्रिंग कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता था भाई, के का मतलब होता था स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स का मतलब क्या होता था, एक्सटेंशन, जिसको यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। यानी जितना आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया था, यानी कि आपने जितना स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया था वो एक्स हो गया, और स्प्रिंग कांस्टेंट आपका के हो गया। अब रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स जो है स्प्रिंग की वो बराबर है माइनस के एक्स के। रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है बराबर है माइनस के एक्स के। अब कोई भी फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है एफ के बराबर होती है। यहाँ पर एफ बराबर हुआ माइनस के एक्स। माइनस क्यों लग रहा है, माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस साइड पर आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स उसकी हमेशा ऑपोजिट होगी। क्या ख्याल है, अगर आप स्प्रिंग को राइट साइड पे स्ट्रेच करेंगे तो फोर्स उसको लेफ्ट साइड पे वापस लेकर आएगी, या आप स्प्रिंग को लेफ्ट साइड पे कंप्रेस करेंगे तो फोर्स उसको राइट साइड पे लेकर आएगी। तो चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स आपकी हमेशा डिस्प्लेसमेंट की, हमेशा आपके एक्सटेंशन के ऑपोजिट होगी, इसलिए ये माइनस लगा है यहाँ पर। अब एफ इजिकल्स टू क्या होता है, खुद एफ इजिकल्स टू ये होता है एम ए होता है, तो एम ए बराबर हो गया माइनस के एक्स के, और एक इसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया माइनस के अपॉन एम एक्स के बराबर हो गया। अब देखें के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो के अपॉन एम पूरा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से अगर हम कांस्टेंट गायब कर दें, तो जब आप कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ता है।
जब आप कांस्टेंट लेकर आते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी हटकर इक्वालिटी आ जाती है, और जब आप कांस्टेंट को हटाते हैं तो इक्वालिटी हट के प्रोपोर्शनैलिटी बन जाती है। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के। अब ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, इस बात का क्या मतलब है? ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, इस बात का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इससे साबित हुआ कि जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है भाई, इससे साबित ये हुआ कि जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम्पल जो है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, तो लिहाजा तय पाया कि कोई भी इक्वेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की इक्वेशन में अगर आप ये साबित कर दें ना कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो वो क्या कहलाएगा? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को या सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशंस हैं उनको आपने इस तरह मैथमेटिकली समराइज कर दिया कि ए प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस एक्स के। अब मुझे बताएं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, तो अगर मैं एक ग्राफ के एक्स एक्सिस पर एक्स लूँ और वाई एक्सिस पर वाई लूँ, तो मुझे बताएं ग्राफ कैसा बनना चाहिए? हाँ भाई, जरा तमाम लोग अपनी राय का इजहार करें। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, तो ए और एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? जरा ये बताएं। हाँ, साद रशीद साहब कह रहे हैं कि ओरिजिन से लेफ्ट पे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट लाइन। फैजान सिराज कह रहे हैं यस। अच्छा, मुझे ज़रा एक बात बताएं आप, अगर इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा तो फिर लाइन कैसे बनेगी? तो कर्व हो जाएगा। और असफर साहब, अगर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा तो भी वो लाइन नहीं होगी, फिर वो कर्व हो जाएगा। लेकिन खुशबक ने बड़ी अच्छी बात की कि कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट होगा। साद रशीद ने बोला पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा, गलत बोला। अरमान ने बोला, मोहम्मद अरमान साहब ने, कि स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? देखें, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं, तो मैं साइंसदानों वाली बातें तो नहीं करता, मैं आपको आसान ज़बान में समझाता हूँ। देखें, एक्सप्रेशन ये कह रही है कि ए प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो हमने बचपन से ये पढ़ा है कि जब दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है और ओरिजिन से पास होता है। तो क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? तो जवाब है हाँ। क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है? तो जवाब है हाँ। तो चूंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर जो एक एडिशनल शर्त है वो ये है कि ए माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है। ए माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ए और एक्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ए और एक्स एक दूसरे के ऑपोजिट होने का मतलब ये है कि जब ए पॉजिटिव होगा तो एक्स नेगेटिव होगा, और जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ए नेगेटिव होगा। तो जल्दी से देखकर बताएं कि क्या इस ग्राफ में ऐसा नहीं है कि जब ए पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव है, और जब एक्स पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव है। इस वाले कोऑर्डिनेट में ए की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन एक्स की सारी वैल्यूज क्या है? नेगेटिव। और इस वाले कोऑर्डिनेट में ए की सारी वैल्यू नेगेटिव है लेकिन एक्स की सारी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव। तो जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ ऊपर के एक्सप्रेशन की मुकम्मल तौर पे तर्जुमानी करता है। यानी इस ग्राफ के मुताबिक ए और एक्स दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं और ए और एक्स एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। यानी कि जिस जगह पर ए पॉजिटिव है उस जगह पर एक्स नेगेटिव है, और जिस जगह पर ए नेगेटिव है उस जगह पर एक्स पॉजिटिव है। एग्जामिनर आपसे बोले
कि what features of the graph show that it is a simple harmonic motion। तो एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई इस ग्राफ के कौन से फीचर जो है वो इस बात को साबित करते हैं कि इस ग्राफ के जरिए आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहे हैं। तो अब जवाब में क्या लिखेंगे? आप जवाब में लिखेंगे सिंस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन टू ओरिजिन। क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और थ्रू ओरिजिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्रोपोर्शनल है एक्स के। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रोपोर्शनल। तो पहला फीचर हो गया इस ग्राफ का। इस ग्राफ का पहला फीचर हो गया कि क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रही है, तो पहले तो ये प्रूव हो गया कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में प्रोपोर्शनल है। फर्दर मोर द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव। दूसरी बात, दूसरा फीचर जो हमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है? द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव। ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी x पॉजिटिव हुआ करेगा तो a नेगेटिव हुआ करेगा, और जब भी a पॉजिटिव हुआ करेगा तो x नेगेटिव हुआ करेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी इन दोनों में से एक पॉजिटिव हुआ करेगा तो दूसरा नेगेटिव हुआ करेगा, यानी कि दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ करेंगे हमेशा। और ये दोनों बातें जो है इस बात का सबूत है कि कौन सी मोशन है। Therefore, it shows simple harmonic motion। मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है। ठीक है जी। तो ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है वो पोस्टमार्टम कर लिया अच्छी तरह से। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है? मैं एक दफ़ा फिर इसका रिकैप देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि एक ऐसी टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। या दूसरे अल्फाजों में एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। ये डेफिनेशन बार बार आएगी इस चैप्टर में, बार बार एग्जामिनर इसके बारे में पूछेगा, बार बार एग्जामिनर डिफरेंट एंगल से पूछेगा। तो लिहाजा आपको डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए और अच्छी तरह से याद आनी चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी टाइप ऑफ मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं कि अगर आप किसी तरह से ज़बरदस्ती कर करा के ड्राइव करके साबित कर दें कि उस मोशन में एक्सीलरेशन जो है वो -x के प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी तरह से ज़बरदस्ती कर कर आकर अगर आप ये साबित कर दें कि एक्सीलरेशन जो है -x के प्रोपोर्शनल है, तो वो टाइप ऑफ मोशन क्या कहलाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा जब भी ए और एक्स का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो हमेशा इस तरह से बनेगा कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास होगा और उसका नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, उसका ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होगा। अब अगर एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है कि इस ग्राफ के जरिए किस तरह पता चल रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इस ग्राफ के जरिए इस तरह पता चल रहा है कि चूंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इससे पहली बात ये साबित होती है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चूंकि इस ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव होने का मतलब ये है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी कि जिस पॉइंट पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा उस पॉइंट पर एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, जिस पॉइंट पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, और जिस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा उस पॉइंट पर एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, तो ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया और उसके ग्राफ को भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये जो हमने ग्राफ बनाया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है और नेगेटिव ग्रेडियंट है, सही है। अब ग्राफ का जो मैक्सिमम जो पॉइंट है यहाँ तक और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है ना हमने एक्स एक्सिस पे, और एक्सिस पे एक्सीलरेशन लिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट कहलाएगा एक्स नॉट, और ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा? एक्स नॉट। और एक्स नॉट का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्स नॉट का मतलब है यहाँ पर एम्पलीट्यूड। आपको याद होगा एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है?
एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट या तो इतना हो सकता है या इतना हो सकता है। अच्छा, इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ये मैक्सिमम +5 तक जाता है और ये यहाँ पर मैक्सिमम -5 तक जाता है, तो इसका एम्पलीट्यूड +5 या -5 नहीं होगा, इसका एम्पलीट्यूड बस 5 होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आप मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, आप मैक्सिमम कितना राइट पे जाते हो या मैक्सिमम कितना लेफ्ट पर जाते हो, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। इसी तरह अगर आप ये वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू कहलाएगी इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन, और यहाँ पर भी वैल्यू निकालें तो ये कहलाएगी इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन लेकिन नेगेटिव। ठीक है, अब दोनों तरफ के मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी बराबर होना चाहिए और दोनों तरफ के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपसे बहुत सारी कंफ्यूजन आगे आ सकती हैं आपके साथ। फर्स्ट करें कि एक ग्राफ इतना से बना के एग्जामिनर आपको देता है, वो कहता है कि यार ये ग्राफ है, बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। हालांकि इसका ग्रेडियंट भी नेगेटिव है, हालांकि ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है, हालांकि स्ट्रेट लाइन भी है, लेकिन फिर भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी क्योंकि जो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन है दोनों डायरेक्शन में वो सेम नहीं है। एक डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ज़्यादा है, एक डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कम है। इसी तरह दोनों डायरेक्शन में इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी बराबर नहीं है, एक तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट इतना सा आ रहा है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट इतना सा आ रहा है। दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ग्राफ आपका इस तरह का होता है, समथिंग लाइक दिस। अब इसका दोनों तरफ देखें, मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी बराबर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है, बट स्टिल इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन क्योंकि दोनों तरफ एक्सीलरेशन बराबर है, दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट बराबर है, बट लाइन इज नॉट स्ट्रेट। और स्ट्रेट लाइन ना होने का मतलब ये है कि ए जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है। जब तक लाइन स्ट्रेट नहीं होगी ए एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, तो लिहाजा ये इतना सिंपल नहीं है जितना देखने में लगता है। ज़रूरत इस बात की है कि जब भी ग्राफ बने स्ट्रेट लाइन बने, जब भी ग्राफ बने ओरिजिन से पास हो, जब भी ग्राफ बने नेगेटिव ग्रेडियंट हो, जब भी ग्राफ बने तो दोनों साइड का एक्सीलरेशन मैक्सिमम और दोनों साइड का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वो भी बराबर होना चाहिए, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ को और समझें जरा। अब फर्ज करें कि अगर एक चीज़ ऑसिलेट कर रही है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। यानी कि जब ये चीज़ वाइब्रेट करती है तो ये राइट पर मैक्सिमम ए तक जाती है और लेफ्ट पर ये मैक्सिमम बी तक जाती है। जब ये चीज़ वाइब्रेट करती है तो राइट पर ये मैक्सिमम ए तक जाती है और लेफ्ट पर ये मैक्सिमम बी तक जाती है, और वो जो है वो इसकी मेन पोजीशन है, वो जो है इसका एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन है। अगर इमेजिन करेंगे ये चीज़ ए से बी जा रही है, फिर बी से ए जा रही है, फिर ए से बी जा रही है, तो इमेजिनेशन चाहिए था आप लोग। ए से बी जा रही है, बी से ए आ रही है, फिर ए से बी जा रही है, फिर बी से ए जा रही है। इस मोशन के दौरान अगर आप देखें तो जब ये ऑब्जेक्ट एक्स पर होगा तो एक्स पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। एक्स पे डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप सेंटर से कितना दूर हैं। तो ड्यूरिंग योर वाइब्रेशन अगर आप हैं ही सेंटर पे तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ ना, क्योंकि आपको जहाँ से डिस्प्लेसमेंट नापना है आप उसी जगह खड़े हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। और जब आप ए पर होंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा, जिसको हम एक्स नॉट से शो करते हैं। तो मैंने आपको एक्स नॉट बताया था ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। जब आप लेफ्ट पर होंगे तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि राइट साइड पे आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। तो राइट साइड पे आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम होगा और लेफ्ट साइड पे आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम होगा। अब जहाँ तक एक्सीलरेशन का ताल्लुक है तो एक्सीलरेशन आपको पता होता है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, ऑपोजिट होता है लेकिन होता तो प्रोपोर्शनल है ना। तो प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि जिस जगह आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उस जगह एक्सीलरेशन भी 0 होगा, जिस जगह आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा उस जगह एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा। इस जगह डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो इस जगह भी एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन होने के साथ साथ उसके ऑपोजिट भी तो होता है।
तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारी साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑसिलेशन के दौरान सेंटर वाले पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों जीरो होंगे, राइट एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों मैक्सिमम होंगे, लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों मैक्सिमम होंगे। लेकिन राइट एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो आपका मैक्सिमम होगा वो नेगेटिव में मैक्सिमम होगा क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में मैक्सिमम है, और लेफ्ट साइड पर आपका एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मैक्सिमम है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन हमेशा ऑपोजिट होते हैं। अच्छा बताएं कि ए से बी और बी से ए भागते वक्त आपके ख्याल में इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? आप जल्दी से गैस करें जरा। ए से बी और बी से ए भागने के दौरान मैक्सिमम स्पीड किस जगह पर होगी, ये बताएं जल्दी से। ए से बी और बी से ए जब आप भाग रहे होंगे तो आपकी स्पीड मैक्सिमम किस जगह होगी, जरा ये बताएं जल्दी से। यस, जब आप ए से बी और बी से ए भाग रहे होंगे तो आपकी स्पीड जो मैक्सिमम होगी वो सेंटर में मैक्सिमम होगी। तो इस जगह आपकी स्पीड क्या है, इस जगह आपकी स्पीड मैक्सिमम, ठीक है। और जब आप ओ से ए में पहुंचेंगे तो आप एक लम्हे के लिए रुकेंगे, यू टर्न लेंगे और फिर वापस से ऊपर आएंगे। जब एक लम्हे के लिए रुकेंगे तो वहाँ पर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। ऐसे जब आप ओ से बी पे पहुंचेंगे तो आप एक लम्हे के लिए रुकेंगे और फिर यू टर्न लेकर वापस आएंगे, तो बी पे भी आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बॉटम लाइन ये बनी कि मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 होते हैं लेकिन स्पीड मैक्सिमम होती है, और राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी स्पीड 0 होती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होते हैं। राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम होता है, और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम होता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। बाकी कैपेसिटेंस की जो है वो मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ग्रुप पे या नहीं किया है? नहीं किया है। ये बताएं आप लोगों ने व्हाट्सएप का एक अलग से ग्रुप बनाया है, नहीं बनाया है? आपका व्हाट्सएप का अलग ग्रुप बनाया है मैंने? हाँ, असल में व्हाट्सएप का अलग ग्रुप मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो आपका कॉलेज वाला ग्रुप है ना इसमें तो सारे डिस्कशन होते रहते हैं, सारे अपनी क्लासेस की टाइमिंग शाइमिंग ये सब कुछ, तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो मैं अलग से ग्रुप इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम सिर्फ अपना पढ़ाई का मटेरियल शेयर करें और जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं वो वहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है ना। तो वो जो है मैं ग्रुप अभी बना देता हूँ फारिग हो के आज की क्लासेस के बाद। आप सब लोग मुझे अपना नाम मैसेज कर चुके हैं इस पैटर्न पे, मैंने आपको पैटर्न बताया ना तो कैसे होता है कि वो जैसे फर्स्ट दिन आपका नाम है शबाना, तो शबाना A2N कुछ इस तरह से करके पैटर्न बताया होगा ना आप लोगों को, शबाना A2NWH2021 इस पैटर्न पे कर चुके हैं। बस अगर आप लोग मैसेज कर चुके हैं तो आप लोग के नाम सेव होंगे मेरे पास मोबाइल में, मैं इसी नाम को आपके जो ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगा। अगर आप में से किसी ने नहीं किया है, अगर आपने किसी ने नहीं किया है तो इस पैटर्न पे अभी मुझे मैसेज कर दें या व्हाट्सएप कर दें, मैं इंशाल्लाह आज ग्रुप बना के इसको ऐड कर देता हूँ सब लोग को और मटेरियल जो है वो भी शेयर कर दूँगा उसके ऊपर, ठीक है। बाकी ये टाइम हो गया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसी पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट पे छोड़ रहा हूँ ना मैं इसी पॉइंट से कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।